हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जो कि बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप केवल ये 3 से 4 जो वीडियो मेरी बन रही हैं, ये प्लेलिस्ट जो बन रही है, अगर आप इनको ही देख लोगे, सिर्फ और सिर्फ इनको ही देख लोगे, तो आपका फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखो, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखो क्वेश्चन दिया क्या है। व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ सर्किट। कहना ये चाहता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो है डोमेस्टिक हमारे घरों में क्यों नहीं यूज होता है। ज्यादातर घरों में यूज नहीं होता है। ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सभी घरों में हमारा जो भी कनेक्शन होता है, कौन सा होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। तो हमारे यहाँ सीरीज क्यों नहीं लगता है? आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे इसका आंसर देखो पॉइंट्स में है, 3-4 पॉइंट्स में है। तो जो मैं बोलूंगा, जो मैं समझाऊंगा, वो कॉपी कर लेना, लिख लेना। यहाँ पे मैं लिखने वाला नहीं हूँ, मैं समझाने वाला हूँ जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि भैया सीरीज हम क्यों नहीं यूज करते, तो आप उसको अपने भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो पहली बात तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे है ये जान लो। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और ये हमारा जो घर में आता है वो आता है एसी सप्लाई, कह सकते हो 220 वोल्ट। हमारे घर में ऑलमोस्ट इतना ही आता है, 220 वोल्ट के आसपास में ही हमारे घर में जो वोल्टेज होता है वो आता है। ये एसी सप्लाई होता है। एसी सप्लाई का ये कह सकते हैं कि साइन है, इस तरह ये बनाया जाता है। ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि इसका हेड, इसका टेल, देखो इस वाले का टेल इसके हेड से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसमें जो जाने वाला करंट है, जाने वाला करंट सब में क्या होता है? एक होता है। जाने वाला करंट सब में एक होता है, लेकिन यहाँ पे V1, V2 और V3 ये अलग होता है। समझ गए? ये क्या होता है? अलग अलग होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, जब ये करंट जा रहा होता है तो हमें यहाँ पे मिलता भी इतना ही है, मतलब हमें चाहिए इतना ही होता है। लेकिन कहते क्या है कि भाई ज्यादातर जो करंट होता है कहीं थोड़ा बहुत डिसिपेट भी हो जाता है। ये आप आगे चल करके पढ़ोगे, लेकिन अभी हम ये मान करके चल रहे हैं जितना करंट हमें चाहिए, जितना करंट हम दे रहे हैं, उतना ही करंट हमें वापस मिलता है, मिल भी रहा होता है। यही होता है हमारे 12th तक में भी आप यही पढ़ोगे। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है। देखो जब आप कह सकते हैं कि दिवाली होती है, जब दिवाली होती है तो क्या होता है कि आप लोग वो लड़ी लगाते हो ना, ऐसे जलने वाली एलईडी जो लगाते हो, लटकाते हो आप लोग, झालर जिसे बोलते हैं, ऐसे लटकी होती हैं। तो अब ये जो होती है कहीं ना कहीं सीरीज से जुड़ी हुई होती। पहले जो आती थी वो क्या होती थी? सीरीज से जुड़ी हुआ करती थी। सीरीज से इसलिए जुड़ी हुआ करती थी क्योंकि भाई बहुत सारे बल्ब हैं और हमें एक साथ जलाना है। तो पहले के लोग करते थे कि भैया एक ही तार हमने लगाई, उसी में सब जोड़ दिया, सारे का दे दिया, यानी कि सीरीज में लगा दिया और करंट हमने दे दिया। जैसे करंट देंगे तो सब जलने लगता था, है कि नहीं? तो ये क्या होता है कि देखो, पहला कह सकते हैं कि सीरीज में यही है कि हम जब बहुत ढेर सारे एडवांटेज बता रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या है कि यहाँ पे बहुत ढेर सारा जैसे बल्ब हमें जलाना होता है तो हम सीरीज में लगा देते हैं सभी को। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि जब आप जो झालर होगी आपकी, आप देखे होगे उसमें ढेर सारी क्या है, वो लगी होंगी, वायर्स लगी होंगी। और अलग अलग वायर्स पे क्या होगा? अलग अलग वायर्स पे देखो अलग अलग क्या कहते हैं, एलईडी लगी होगी। देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो तो जा करके फिर से देखो। अब देखो हुआ क्या, अब जैसे ही हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला खराब हो गया बल्ब, मान लेते हैं ये वाला खराब हो गया। खराब का मतलब फ्यूज हो गया बल्ब। तो फ्यूज हो गया तो भाई उसकी तार बीच में तार हो जाती है, टूट जाती है कि नहीं? जब तार टूट जाती है तो अब आप मुझे बताओ, क्या करंट इसके आगे जा पाएगा? बताओ, नहीं जा पाएगा। इसीलिए घरों में
डोमेस्टिक अप्लायंसेस में ये यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे लगा देंगे, मान लेते हैं पहला ही हमारा बल्ब टूट गया या फूट गया, या मान लेते हैं पंखा लगा हुआ है यहीं पे, है ना, पंखा लगा हुआ है, अगर यही टूट गया, खराब हो गया, कुछ हो गया, तो भैया आगे वाली चीजें तो चलेंगी नहीं। भाई मान लेते हैं कि अभी तो गर्मी का समय है, गर्मी का समय है, तो भाई तारे क्या होंगी, एक्सपैंड होंगी, बहुत ज्यादा पिघलेंगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, पिघल भी जाएंगी, कुछ टूट भी जाएंगी, कुछ ज्यादा ओवरलोड भी हो जाएगा। तो होगा क्या कि हमारे घरों में भी ऐसा होता है, जल जाती हैं बहुत सारी, गर्मियों में बहुत सारे केसेस होते हैं, एसी लगती हैं, कूलर्स आते हैं। तो अब वहां पे देखो बहुत ज्यादा हमें कूलर को भी चलाने के लिए पावर चाहिए होती है, एसी को भी चलाने के लिए पावर चाहिए होती है, तो सबके लिए अलग अलग पावर चाहिए होती है, या कह सकते हो कि सबके लिए अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है, डिफरेंट वोल्टेज। डिफरेंट करंट, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट करंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है, सेम ही करंट जा रहा है। तो भैया ये बताइए क्या सेम करंट जा रहा है? भाई एसी क्या है, उसको चाहिए 20 एम्पियर चाहिए, आपको पंखा को, आपके पंखे को चाहिए 5 एम्पियर। अब भाई हमने यही लगा दिया तो यहाँ पे भी 20 जा रहा है, यहाँ पे भी 20 जा रहा है, तो पंखे का क्या हाल होगा? जल जाएगा, जल भुन करके क्या जल जाएगा, और क्या 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 नहीं हो जाएगा उसके साथ में, मत पूछो। ठीक, लेकिन इतना जान लो कि जो पंखा होगा वो आपका खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सेम करंट दे रहे हैं, और चाहिए, हर अप्लायंसेस की अपनी अपनी क्या होती है, नीड होती है कि भैया मुझे इतनी चाहिए, इतनी करंट चाहिए, इतना वोल्टेज चाहिए। तो सबको अलग अलग करंट चाहिए, सबको अलग अलग वोल्टेज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सीरीज में नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज में क्या होता है, केवल और केवल सिमिलर करंट जाता है। और अगर ब्रोक हो गया, यहाँ से टूट गया, मान लेते हैं कोई अप्लायंसेस खराब हो गया, कोई भी अप्लायंस आगे चल करके आगे वाला खराब हो गया, तो क्या होगा, ये वाला खराब हुआ तो सब क्या चलेंगे, नहीं चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा, समझ गए, कुछ भी नहीं चलेगा आगे। अब और क्या होता है, हाँ देखो, सीरीज अरेंजमेंट कहाँ पे हम यूज करते हैं, जहां पे कह सकते हो कि हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए, हाई रेजिस्टेंस चाहिए, मान लेते हैं बहुत ज्यादा करंट जा रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा करंट जा रहा है, अब उस करंट को हमें कम करना है थोड़ा सा, तो क्या करते हैं कि हम लोग सीरीज में लगा देते हैं, सीरीज कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो वैसे ये घरों में नहीं होता है, तो आपके घरों में हमें यहाँ पूछा है कि घरों में क्या क्या यूज होता है, मतलब सीरीज होता है कि पैरेलल होता है। तो सबसे पहली बात, हमारे घरों में अब पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है, ताकि कोई दिक्कत ना आए, अगर एक कमरे की लाइट चली गई है तो दूसरे कमरे में चलता रहे। और आजकल एमसीबीज आ गई हैं, तो वो भी कह सकते हैं कि एक तरह से हमारा कटआउट का काम करता है। जैसे ही हमारा कोई चीज़ खराब होती किसी भी कमरे का, तो उस एमसीबी गिर जाती है। इससे क्या होता है कि हम उस कमरे का केवल लाइट स्विच करके, मतलब कि उस कमरे का लाइट बंद करके बाकियों का कह सकते हैं कि ऑन रखा, बाकी कमरे का ऑन चलता रहेगा। तो ये भी फायदे होते हैं पैरेलल में लगाने के लिए, ठीक, वो पैरेलल में ही लगी होती हैं। तो सीरीज का आप लोग समझ गए हैं कि सीरीज में ये चीजें होती हैं। तो ये हो गया। अब आप लोग इसको अच्छे से, जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई है उसको नोट कर लीजिए, और कह सकते हैं कि छापिए, बना लीजिए अगर बनाना है तो अच्छी बात है, नहीं बनाना कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है कि दो लैंप है, 2 लैंप्स आर रेटेड 60 वोल्ट एंड एट 220 वोल्ट एंड अदर 40 वॉट एट 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। तो आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों टू दी इलेक्ट्रिक सप्लाई। ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम टू शो दी कनेक्शन। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इनका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो इनका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, पैरेलल में है तो बहुत इजी है भाई, इजी से भी इजी है ना। ये लैंप बना, ये भी लैंप बना, और हमारा वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक। अब हम यहाँ पे आप एसी भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, यानी बैटरी का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका रेटिंग कर देते हैं। ये 40 वॉट का है 220 वोल्ट, ये कितना है 60 वॉट का है 220 वोल्ट, ठीक।
ये दो हो गया। करंट हमें पता करनी है, टोटल करंट, क्योंकि करंट यहाँ पे I1 जाएगी और यहाँ पे I2 जाएगी, मान लेते हैं हम, ठीक। और हमारे पास में आनी चाहिए I, समझ गए। अब देखो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट दी करंट ड्रॉन फ्रॉम दी सप्लाई। करंट हमें निकालना है कि ये जो करंट I हमें निकालना है कि कितना इसने खींचा, सप्लाई से कितना खींचा, ये I निकालना है। I1 I2 ये अलग अलग चीजें दी हैं, तो हम करेंगे कैसे, देखो करेंगे यूं कि पावर का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, VI होता है, हम पढ़ चुके हैं। पावर का फॉर्मूला होता है VI, तो I की जगह हम लिख सकते हैं P बाय V, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो I1 यानी कि जो हमारा ये जा रहा है, इसमें क्या है 60 वॉट दिया है और 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। ये 1, ये 0 0 कट गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो गया आपका 3/11, ठीक। इसी तरह I2 भी निकाल लेते हैं, 40/220, ये कटा, यहाँ आ गया 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा 2/11 आ गया। अब 2/11 आ गया, हमें टोटल करंट चाहिए, तो I यानी कि ये वाला करंट चाहिए, I इक्वल टू I1 प्लस I2। क्यों भैया, ये तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, अलग हो गया, लेकिन बाद में जाकर के यहाँ पे I1 I2 और I1 जाकर के मिल नहीं रही है, जाकर के ये देखो दोनों मिल करके ही तो ये निकल रही है बाहर, ठीक। तो हमारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया, तो I इक्वल टू 3/11 प्लस 2/11, ये कितना हो जाएगा 5/11। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 11 1 11, 11 5 तो आता नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये फिर 5, 0.45 एम्पियर, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आधा नंबर गया, समझ लो, खतरनाक होता है ये सब। और उसके बाद में और क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टू लैम्प। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कह सकते हो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, या सॉरी पावर कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी हमारा E इक्वल्स टू P इंटू T हो जाएगा, P इंटू T। तो एनर्जी कितनी है हमें नहीं पता, पावर टोटल कितनी पावर हो जाएगी, 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, लिख देता हूं 40 इंटू टाइम कितना है, टाइम कितना दिया है, व्हेन दे ऑपरेट्स एट 1 आवर, 1 आवर 1 घंटे के लिए जब वो ऑपरेट होते हैं, तो कह सकते हो कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड भी लिख सकते हैं, आर में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर आर ही रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 आवर, ठीक 1 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 100 वॉट आवर, 100 वॉट आवर, ये क्या हो गई हमारी एनर्जी, वॉट आवर मैंने निकाली है, वॉट आवर में, ठीक आवर आर, सॉरी आर, वॉट आर, समझ गए। तो ये हो गया हमारी एनर्जी, ये हो गया हमारा करंट। 2 चीज पूछा था, हमने 2 चीज बता दी। देखो एकदम सिंपल, देखो हमें बोर्ड्स में जब एग्जाम पेपर आता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कोई किसी बात की भी टेंशन नहीं लेनी है। पेपर इसी तरह आता है, एकदम इजी। बस क्या होता है कि हमारा डर जो होता है ना, हमारा डर ही कुछ क्वेश्चन पेपर्स को हार्ड बना देता है। जो भी हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है वही हार्ड बन जाता है, क्योंकि जब हम डरते हैं ना तो सारी चीजें इधर उधर होने लगती हैं, सारी चीजें एकाग्र नहीं होती हैं, और थोड़ा सा कहीं अगर भूल जाते तो कह सकते हैं कि अरे यार भूल गए, पूरा भूल गए फिर। तो घबराना नहीं है, काम रहना है, एकदम अच्छे से पेपर देना, कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग इसको छापो, दूसरा कराता हूं। आइए ये एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, तो हमें न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा हमें फॉर्मूला याद होने की जरूरत है। फॉर्मूला जहां याद हुआ तुरंत आएगा आंसर। देखो कैसे आएगा तुरंत, अभी देखो निकालता हूं। एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज रेटिंग ऑफ 750 वॉट 220 वोल्ट, रेटिंग है इसकी दी हुई, क्या है रेटिंग है। कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू इट एंड इट्स रेजिस्टेंस। तो हमें पावर दी है कितनी 750 वॉट, और जो
वोल्टेज है वो कितना है 220 वोल्ट, घरों में इतना ही आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें आई पता करना है और आर पता करना है। कैसे, दो चीजें हमें कैसे पता चलनी है, कोई दिक्कत नहीं। पावर इक्वल टू वी आई होता है, आई हम निकालेंगे, पावर हमारा 750 है, वोल्टेज हमारा 220 है, ये हमारा आई हो गया। ये और ये कटेगा और ये आ जाएगा आपका 3.41, ये आ गया 3.41। हाँ ठीक है 3.41। अब ये हमारा आई आ गया करंट, ठीक भैया कैसे आया, ये चीज इधर गई तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना, 750 अपॉन 220 वोल्ट इक्वल्स टू आई हो गया, ये यार P अपॉन V इक्वल्स टू आई, ये इधर लगा है, समझ गए। फिर उसके बाद में हमारा R V इक्वल्स टू आई आर होता है, लो 220 3.41 इंटू आर, 220 अपॉन 3.41 इक्वल्स टू आर, तो इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे 100 जाएगा, 6 4 5। ठीक है, कितना आ गया 64.51 रेजिस्टेंस। ये है आपका, कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस। दो चीज पूछी, दो चीज हमने निकाल दी, एकदम सिंपल, कुछ ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस हमें इस चीज की जरूरत थी कि हमारा जो कह सकते हैं कि ये मेन हमारा ये है, अगर ये हमें याद है और ये याद है तो फिजिक्स में, यानी कि फॉर्मूले अगर फिजिक्स में याद है तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपको यही दोनों चीजें पता है और ये पता है कि कौन सी चीज कब यूज करनी है और कौन सी चीज कब यूज करनी है। देखो कैसे पता चलेगा, पहले क्या करो, सारी वैल्यूज लिख लो, जितनी भी वैल्यूज दी रखी हैं कि पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, हमने लिख लिया, आई दिया है क्या नहीं दिया है, आर दिया है क्या नहीं दिया है, क्योंकि यही दोनों पूछा है। और चीज देखो क्या क्या दिया है, टाइम दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, जितनी भी सारी चीजें दी होती हैं सबसे पहले एग्जाम में यही की कोशिश क्या करो, उन सब चीजों को लिख लिया करो, फिर हमें खुद ही पता चल जाएगा कि यार फॉर्मूला कौन सा लगाना है। क्यों, क्योंकि हमकी जो जो चीजें दी होती हैं वही वही चीजें हमारे दिमाग में चले कि हाँ यार पावर दी है तो यार पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आई है, वी आई से हमारा करंट आ जाएगा, आई हमारा हम करंट निकालेंगे, फिर उसके बाद में आई आ गया, फिर उसके बाद में हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वी इक्वल टू आई आर होता है तो हम वहां से रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। तो ऐसे हमारा दिमाग चलने लगता है जब आप चीजें लिख लेते हो। देखो जब आप चीजें लिखते हो ना तो दिमाग आपका हो जाता है क्या, खाली, यानी कि दिमाग जब चीजें, भाई ये सब चीजें अगर आप दिमाग में ही रखोगे, हाँ पावर इतनी है ये तो हौच पौच हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप लिखोगे ना तो दिमाग हो जाता है खाली, और तब उसके बाद में क्या होता है कि आप जो है सोचने लगते हो कि हाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि भरी हुई चीजों में कभी भी आप एक्स्ट्रा चीजें नहीं भर सकते हो। ठीक, तो उससे पहले क्या है कि आप क्या करोगे, चीजों को पहले लिखोगे, उतारोगे, यानी कि अपना घड़ा खाली करोगे सर का, फिर उसके बाद में ही आप कुछ चीजें भर सकते हो, यानी कि नए फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूला यूज करना, ये सारी चीजें, वैल्यूज, ये सारी चीजें फिर आप भर सकते हो, फिर उतार दो, हो गया आंसर, सिंपल है। बस यही है, कोशिश यही करना, फॉर्मूला याद रखना, छापो। आइए अब ये दो क्वेश्चन सब लोग करते हैं, एक ही है लेकिन इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, तो कह सकते हैं कि आपका एक में दो ही क्वेश्चन हो जा रहा है, दो निपट जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कह सकते हैं कि मैंने पढ़ाया है बहुत बार। तो एक कंडक्टर हम लोग बना लेते हैं, एक कंडक्टर हमने ये बना लिया, अच्छा सा बनाते हैं, ये बन गया हमारा कंडक्टर और ये हमारा करंट जा रहा है। देखो होता क्या है,
कि ये होते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि ऑपोजिशंस, ऑपोजिशन। अब भाई आप लोग मान लेते हैं कि साइकिल चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, तो क्या होता है कि आपको हवा लगती है कि नहीं लगती है? आप लोग गाड़ी चलाते हो तो हवा लगती है। अब भाई चाहे गाड़ी मतलब हवा चल रही हो बाहर या ना चल रही हो, तो भी हमें क्या है, जब हम बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो हमें हवा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हवा तो भाई वहीं पे है, हवा यहीं पे है, लेकिन आप जा रहे हो सामने, ठीक, आप इसके सामने जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये हवा टकरा रही है आपसे। क्या हो रहा है? हवा जो है आपसे टकरा रही है, तो आपको हवा लग रही है, यानी कि हवा के मॉलिक्यूल जो है आपसे टकरा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको पीछे ढकलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप आगे जा रहे हो वो पीछे ढकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस है, यानी कि अपोजिशन। वो लोग अपोजिट है आपके, क्या है, अगेंस्ट में है। वो लोग आप अगेंस्ट में है कि भाई आगे मत जाओ, हम आप तुमको पीछे धक्का देंगे, लेकिन आप क्या है, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या है, आप आगे निकलते जाते हो। तो यहाँ पे भी वही केस होता है कि जो भी अपोजिशन होता है, जैसे ये जाता है तो ये भाई टकराता है, यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकराएगा, तो ये टकरा रहा है। क्या हो रहा है? टक्कर हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ऑपोजिशन, यानी कि रुकावटें आ रही हैं, कुछ ऑपोजिशंस हो रही हैं। किसकी? किसके लिए? ये जो चार्ज होता है हमारा, ट्रैवलिंग चार्ज या फ्लोइंग चार्ज जो होता है, उसको उसका अपोजिशन होता है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ अपोजिशन, अमाउंट ऑफ opposition offered by conductor is resistance। ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की, कि भैया कितना अमाउंट में रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि ऑपोजिशन आप ऑफर किया जा रहा है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है इसकी प्रॉपर्टी, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कितना रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा। तो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती है, याद रखिए, दिमाग में घुसा लीजिए। कोई भी अगर कंडक्टर है, अलग अलग देखो, हर कंडक्टर की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। तो मान लेते हैं ये कॉपर है, कॉपर की एक अपनी खुद की कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी है, उसके अलावा उसकी चेंज नहीं होगी, चाहे उसको पतला कर दो, मोटा कर दो, आधा कर दो, चाहे जो कर दो, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई असर होने वाला नहीं है। जो भी असर होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे होगा। देखो रेजिस्टेंस भी आपका चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे छोटा कर दिया हमने ये, तो ये जो रेजिस्टेंस बाहर निकल रहा था ये भी तो अंदर ही आ जाएगा। तो ये जो फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो अब और ज्यादा टकराएगा, टकराने किसके चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कभी भी मतलब इंक्रीज हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। ये भी जान लीजिए, रेजिस्टेंस एक क्या है, कांस्टेंट है, ये याद है ना, V इक्वल्स टू आई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, याद है ना। V को यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते थे तो हमारे पास में एक कांस्टेंट आता था, क्या है वो, R कांस्टेंट आता था, है ना। तो ये क्या है, R हमारा कांस्टेंट है, याद रखना हमेशा। बस हमें इंक्रीज इसलिए दिखाई देता है, इसलिए होता है कि भाई हमने अगर इसको छोटा कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते इसको ऐसे पचका दिया, तो ये जो रेजिस्टेंस थोड़ा पास में आ जाएंगे, रहेंगे उतना ही, बस टकराने की जो मतलब ऑपोजिशन ये बार बार टकराएगा, इससे भी टकराएगा, इससे पहले क्या होता मान लेते ये नीचे होता तो इससे टकराता फिर सीधा चला जाता। लेकिन अब यहाँ पे ये ऊपर आ गया तो ये भी टकराएगा, इससे भी टकराएगा, सबसे टकराएगा। तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे कह सकते हैं कि इंक्रीज दिखाई दिया होता है, लेकिन होता एक्चुअली में नहीं। ठीक, समझ गए? होप कि आप लोग अंतर समझ गए होंगे। और ये है रेजिस्टेंस की आपकी डेफिनेशन, लिख सकते हो, थोड़ा बहुत एलोबरेट कर लेना अपने से। और फिर उसके बाद में ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। अब ये न्यूमेरिकल ऐसा न्यूमेरिकल है कि इसमें एक को न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं दी है, मतलब 2, 3, 4 नंबर ही नहीं दिया। लेकिन हाँ, देखते हैं पढ़ते हैं क्या है। अ वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, इज स्ट्रेच्ड, उसको चौड़ा कर दिया, मान लेते यही है। अब इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया। भाई जब चौड़ा करेंगे, आप मुझे खुद बताओ, क्या इसका साइज कम नहीं हो जाएगा? भाई बड़ा कर रहे हैं हम इसको, तो इसका साइज देखो पतला हो गया कि नहीं हो गया। पहले मोटा था, खाए पिए घर का लग रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया। तो अब देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है,
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। तो देखो इस लेंथ को हमने डबल कर दिया, मान लेते हैं एल थी तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसका डबल। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बाई 2, है ना, यही तो होगा और कुछ अलग होगा नहीं। ठीक है, तो अब ये दोनों कंडीशन हम निकालते हैं। हाउ इट्स रेजिस्टेंस चेंज, उसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज हुआ और उसकी रेजिस्टिविटी कैसे चेंज हुई। अभी मैंने बताया कि इसकी रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो नो चेंज इन रेजिस्टिविटी, नो चेंज इन रेजिस्टिविटी बिकॉज इट इज द सेम कंडक्टर। अलग कंडक्टर होता तो हम मान लेते कि थोड़ा बहुत रेजिस्टिविटी चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होना है। क्या है, नहीं होना है। अब देखते हैं R1 हमारा जो है रो L बाई ए होता है। ठीक, तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब ये दूसरी कंडीशन जो है R2, यहाँ पे रो तो उतना ही रहेगा, L जो हो गया हमारा डबल हो गया, A हमारा क्या हो गया A बाई 2 हो गया, यही हुआ। ठीक है, तो हम इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं, ये भी ठीक। इसको जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो 4L बाई A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको बाहर भी लिख लिया हमने, तो R2 इक्वल टू 4 रो L बाई A, ये हो गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो R1 की वैल्यू क्या है, देखो R1 की वैल्यू क्या है, रो L बाई A, रो L बाई A, तो R2 इक्वल्स टू 4 रो L बाई A की जगह हम R1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो R2 क्या हो गया, R2 का रेजिस्टेंस R1 से 4 गुना हो गया। क्या हो गया, 4 गुना हो गया। ये एक तरीका अपना है। दूसरा तरीका, आप इसको दोनों को जब डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक, एक दूसरे को हमने ऐसे इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4। जब हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा, तो हमारा ये कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है हमारा 4, यानी कि R1 बाई R2 इक्वल्स टू 1 बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका R2 इक्वल्स टू 4R1। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है थोड़ा सा, तो आप लोग उसको लिख सकते हो, इस पे ना जाए उतना। समझ गए। देखो अब समझ में आया कितना आसान है, मैं बता रहा हूं समझा रहा हूं तो आसान हो गई ना चीजें। देखो बस इसको अच्छे से पढ़ते जाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो। वैसे एकदम यार सिंपल भाषा में लिखा हूं, नहीं समझ में आया तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, लेकिन हाँ इतना आसान भाषा में समझाया हूँ, एक एक चीज बताया हूँ, तो समझ में आना ही चाहिए आप लोगों को। नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो और इसका नोट्स बनाओ, खुद बनाओगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको करिए, छापिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ये 5वां क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। A piece of wire of resistance 20 ohm, 20 ohm resistance दिया हुआ है, is drawn out so that its length is increased to twice। मान लेते हैं पहले इसकी लेंथ थी L, अब क्या हो गई इसकी लेंथ 12 हो गई। इसकी लेंथ क्या हो गई 12 हो गई, लेकिन ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। लेकिन यहां पे देखो एरिया सेम रखा है, अगर एरिया नहीं दिया है तो हमें क्या करना है, एरिया को सेम रखना है। एरिया से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस किससे करनी है, ये हमारा लेंथ से करनी है, बाकी उससे नहीं करनी। मान लेते हैं हो सकता है भाई कि ये जो ये क्या बोलते हैं, इसी में इसी तार, यही वाली तार, मान लेते ये कॉपर है, कॉपर की और तार इसमें जोड़ दी गई है, तो 12 कर दिया गया। पहले L थी फिर 12 कर दिया गया, समझ गए। तो यहाँ पे A क्या है हमारा सेम है, लेकिन जो हमारा ये है लेंथ है ये बस चेंज हुआ है। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इन न्यू सिचुएशन। तो पहली वाली सिचुएशन क्या है, R1 रो L बाई A है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना है 20 है, और ये हमारा रो है L अपॉन A है,
ठीक। नई सिचुएशन क्या है? नई सिचुएशन में रेजिस्टेंस हमारा क्या है? नई सिचुएशन में है R2। अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो एक काम करते हैं, डिवाइड ही क्यों करना, रुको भाई पिछले वाला काम करते हैं। R2 यहाँ पे 2L A हो गया, क्या हो गया? 2LA हो गया। तो R2 इक्वल्स टू 2 रो L बाई A लिख सकते हैं। रो L बाई A, रो L बाई A क्या की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रो L बाई A की जगह क्या लिख देंगे हम? 20 लिख देंगे। तो कितना आ गया? 40 ओम। तो R2 की जो रेजिस्टेंस है, R2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 40 ओम। देखो कितना आसान है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हमें एरिया नहीं दिया है तो एरिया हमें क्या करना है? सेम ही रखना है और कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस देखो आसान तरीके से निकाला है। देखो हम वैल्यू पुट करना हमें सीखना होगा थोड़ा सा। यहाँ से आप लोग सीख सकते हो आराम से कि देखो रो L बाई A की वैल्यू कितनी आ गई? 40, तो सॉरी 20। तो हम यहाँ रो L बाई A की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो है वायर है वो बदली नहीं गई है, तो इसकी रेजिस्टिविटी सब कुछ सेम होगा इसका। बस ध्यान यही देना है कि हमारा जो एरिया है नहीं दिया तो हम इसी को सेम कर देंगे, बस सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है। तो आप इसको छापे। लास्ट क्वेश्चन इसका करा देता हूं मैं। आइए अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। टू रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम रेस्पेक्टिवली। दो रेजिस्टेंस दिए हैं, एक 5 है एक 10 है। आर टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट। 6 वोल्ट की बैटरी से क्या है? कनेक्टेड है। सो दैट टू ऑब्टेन हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस। मिनिमम करंट चाहिए तो कैसे कनेक्ट करोगे? मैक्सिमम करंट चाहिए तो कैसे कनेक्ट करोगे? तो पहले मिनिमम करंट हमें चाहिए। तो मिनिमम करंट अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे? सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। किसमें कनेक्ट कर देंगे? सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये 5 है और 10 है, ये कितना है? 6 है। और अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे? भाई हमें ज्यादा से ज्यादा करंट चाहिए तो हमें क्या करना है? पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। कम से कम चाहिए तो हमें सीरीज में कनेक्ट कर देना है। भाई ज्यादा करंट है, अगर हमको कम चाहिए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सीरीज लगा देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हमारा करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ ऑफ द करंट ऑल्सो। ठीक, करंट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? सीरीज वाला है तो 5 प्लस 10 कितना हो गया? 5 प्लस 10, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। आर इक्विवेलेंट क्या हो गया? 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15। तो V इक्वल्स टू आई आर, V अपॉन आर इक्वल्स टू आई, कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 15, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और 1, ये हो जाएगा 0.4। तो I कितना आ गया? 0.4 इस केस में। ठीक, एम्पियर। इस केस में हम लोग देखते हैं V, और पहले R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। R टोटल जिसे कह सकते हैं, तो 1/5 प्लस 1/10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10, 2 प्लस 1 3/10, यानी कि इसका उल्टा R इक्विवेलेंट, सॉरी 1/R इक्विवेलेंट होगा। तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा? 10/3। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर। V हमारा कितना है? 6, 3, 10 इंटू 3 कितना हो गया? 18, 1.8 एम्पियर। ये क्या आ गया हमारा? करंट। देख लो करंट हमें यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे हमें कम मिल रहा है। तो फॉर मिनिमम करंट हमें क्या है? सीरीज में कनेक्ट करना है, और मैक्सिमम करंट हमें क्या है? पैरेलल में कनेक्ट करना है।
समझ गए? तो देखो ये है आज का इतने क्वेश्चंस हैं। अब देखो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे करना है, देखो सॉल्यूशन सॉरी प्रैक्टिस करना है। देखो हमारे पास में टाइम बहुत कम बच गया है, तो आप लोग जितना हो सके उतना ज्यादा इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ये टर्म 2 के से रिलेटेड है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपके कह सकते हैं कि फॉर्मूले याद रहेंगे, जितने ज्यादा फॉर्मूले याद रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा आप लोग एग्जाम टाइम में फिजिक्स में कर पाओगे। तो फिजिक्स में कह सकते हैं कि आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मेरे देख रहे हो, जितने भी सारे मैंने प्लेलिस्ट बनाई उन सब का अगर आपने देखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप लोग छापे अच्छे से इसको करें, समझे, नोट्स आपको मिल जाएगी। कल परसों तक में मैं अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहां पे आप जाइए और देखो शेयर भी करो यार लोगों को, लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि उनको भी पढ़ने का हक है, उनको भी दीजिए अच्छी चीज़ फ्री में पढ़ सके। देखो आप लोग जा करके कोचिंगों में इतना ज़्यादा पैसा दे करके वहाँ पढ़ते हो, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें कह सकते हैं फ्री में बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। ये जितने भी सारे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर आना ही आना है, नहीं आएगा तो कहना यार, ये इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, कह सकते हैं उनको भी दो ताकि वो भी पढ़े और अच्छे से वो भी नंबर लेकर के, साथ में नंबर लेकर के आओगे अच्छा तो अच्छा लगेगा आपको, आपके दोस्त को भी, आपकी फैमिली वालों को भी। तो आप लोग उसको पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो। और मैं नेक्स्ट कह सकते हैं कि अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना कह सकते हैं कि और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए, मन लगा